हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई एम एस के मिश्रा। आज हम क्लास 11th की बायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीव विज्ञान है क्या। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, आपने क्लास 4th 5th से ही आपने बायोलॉजी के बारे में पढ़ा होगा, जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान क्या है? आज हम जीव विज्ञान की डिफिनीशन देखेंगे। जीव विज्ञान ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। ऐसा विज्ञान जिसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवों के बारे में। अर्थात अगर जिस विज्ञान में हमें जीव के रहने, खाने और उनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या कार्य करते हैं, किस तरह से करते हैं, अगर उनके बारे में हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है तो ऐसे विज्ञान को हम क्या कहेंगे? जीव विज्ञान कहेंगे। जीव विज्ञान के पिता का नाम क्या है? जीव विज्ञान के पिता का नाम है, वो हैं लैमार्क, अरस्तु। ये हैं जीव विज्ञान के पिता। और अगर बात की जाए कि ये जीव विज्ञान वर्ड किसने दिया, जीव विज्ञान नाम किसने दिया, तो वो दिया है लैमार्क ने। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीव विज्ञान वर्ड जो है, ये शब्द जो है पहली बार जो है दिया है। तो इसको याद रखिएगा। जीव विज्ञान के पिता का नाम क्या है? अरस्तु है। और जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सबसे पहले दिया था। अगर प्रमुख तौर से देखा जाए तो जीव विज्ञान की दो ब्रांचेस हैं। उसमें पहली ब्रांच जो आती है वो आती है जंतु विज्ञान की। पहली जो ब्रांच है वो कौन सी है? जंतु विज्ञान। और दूसरी जो आती है वो आती है वनस्पति विज्ञान की। तो जंतु विज्ञान क्या है? ऐसा विज्ञान जिसमें हमें सिर्फ जंतुओं के बारे में अध्ययन करने को मिलता है, जिसमें हम अलग अलग प्रकार के जंतु, चाहे छोटे जंतु हों चाहे बड़े जंतु हों, हर प्रकार के अगर जंतुओं के बारे में हमें कोई नॉलेज मिल रही है, कोई ज्ञान मिल रहा है, तो वो कौन सा होगा? जंतु विज्ञान। जिसमें हम एक कोष की जीवों से लेकर के बहुकोष की जीवों के बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण के तौर पर आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, जो कि एक कोष की जीव है। उसको हम किस में रखेंगे? उसका अध्ययन हम किस में करेंगे? जंतु विज्ञान में करेंगे। और अगर हम बात करें व्हेल की या हाथी की, जो सबसे बड़े जीव हैं, अगर हम हाथी की बात करेंगे तो इनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? इनका अध्ययन भी हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत ही करते हैं। तो ऐसा विज्ञान जिसमें हम सिर्फ जंतुओं के बारे में अध्ययन करते हैं, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किस तरह से रहते हैं, कहाँ पर रहते हैं, और उनमें जनन किस तरीके से होता है, कैसे वो श्वसन की क्रिया करते हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी वो कार्य करते हैं, वह किस तरह से करते हैं, उनका अध्ययन हम किस में करते हैं? जंतु विज्ञान के अंतर्गत। अब बात आती है जंतु विज्ञान के पिता का नाम क्या है? तो जंतु विज्ञान के पिता का नाम भी जो है वो है अरस्तु। जंतु विज्ञान के पिता का नाम क्या है? अरस्तु। ठीक। अब दूसरा जो ब्रांच है जीव विज्ञान की, वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान क्या है? जीव विज्ञान की ऐसी वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? वनस्पतियों का। वनस्पति में सभी पेड़ पौधे आते हैं। सभी पेड़ पौधे, चाहे वो छोटे पौधे हों, चाहे वो बड़े पौधे हों, चाहे कोई ब्रायोफाइट हो, चाहे कोई टेरिडोफाइट हो, चाहे उसमें आवृत्त बीजी हो, चाहे अनावृत्त बीजी हो, उन सभी का अध्ययन जो है हम किस में करते हैं? वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो इसके पिता का नाम क्या है? इसके पिता का नाम जो है वो है
थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस, ये हैं वनस्पति विज्ञान के जनक। और अरस्तु कौन है? वो हैं जंतु विज्ञान के जनक। तो ये हो गया आपका जीव विज्ञान के बारे में थोड़ा सा, उनका जो किस तरह से इनका अध्ययन किया जाएगा, क्या चीज़ें हैं, उसको हम आगे देखते हैं। तो आप लोगों को पता चल गया जीव विज्ञान क्या है और इसके पिता का नाम कौन है, शब्द किसने दिया, और उसके बाद उसकी कौन कौन सी मेन ब्रांचेज हैं, प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं, और जंतु विज्ञान के पिता कौन है, जंतु विज्ञान क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा, और वनस्पति विज्ञान क्या है, इसमें किसका अध्ययन किया, ये सभी बातें आपने जो है समझ ली। अब हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पर। तो अगर हम देखें तो सबसे पहली बात जो आती है वो आती है सजीव को लेकर के। सजीव, तो अगर आपसे कोई पूछे कि सजीव क्या है तो आप कहेंगे सजीव वो होते हैं जो जिनमें जीव होता है, या जिनमें जीवन जीने करने की, या जो भी वो कोई कार्य कर सकते हैं, या कहीं पर आ जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, श्वसन करते हैं, पाचन की क्रिया होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। तो जीव क्या है? सजीव क्या है? सजीव का अर्थ होता है कि जिसमें प्रतिदिन के जितने भी क्रियाकलाप हैं, जो प्रतिदिन के क्रियाकलापों को पूर्णतः कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। जैसे श्वसन, पाचन और गमन, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कोई भी जीव करता है। अगर कोई भी जीव ये सभी प्रोसेस, ये सभी प्रक्रियाएं करता है, वो कौन सा जीव होगा? सजीव होगा। सबसे पहला प्रमुख लक्षण क्या है? श्वसन। अगर कोई भी जीव श्वसन की प्रक्रिया करता है तो वह क्या होगा? सजीव होगा। और दूसरी बात आती है निर्जीव की। तो अगर हम निर्जीव की बात करेंगे तो निर्जीव में ये सभी प्रोसेस नहीं होंगी, ना वो उसमें श्वसन होगा, ना उसमें पाचन होगा, ना उसमें गमन होगा, ना उसमें वृद्धि होगी, ना ही उसमें विकास होगा। ये सभी प्रक्रियाएं जो है उसमें नहीं होंगी। इसमें आपको मिल जाएगा, कई बार डिफरेंस पूछा जाता है, व्हाट इज द मतलब कि सजीव और निर्जीव के बीच में क्या अंतर है। तो थोड़ा सा हम इसके अंतर को देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। एक तरफ है सजीव, एक तरफ है निर्जीव। पहला, श्वसन कर सकता है, और इसमें क्या होगा? श्वसन नहीं होता है। दूसरा क्या कर सकते हैं? गति होती है। इसमें क्या करेंगे? देखिए, अब सजीव जो होते हैं वह स्वतः गति करते हैं। स्वतः मतलब स्वयं हम गति कर सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं। लेकिन निर्जीव जो हैं इनमें स्वतः गति नहीं होती, स्वतः गति नहीं होती है। जैसे ये कुछ भी हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये हमने लिया, और ये क्या है? सजीव है कि निर्जीव है? ये निर्जीव है। लेकिन अगर ये स्वतः कहीं भी गति नहीं कर सकता, अगर हम इसे कहीं भी रख देंगे तो ये वहाँ से स्वतः जो है मूवमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा बल लगाएंगे, इसे हम कहीं पर उठाएंगे, तो ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकता है। लेकिन वह किसी की सहायता के द्वारा ही गति कर सकता है, उसमें स्वतः गति जो है वो नहीं होती है। तीसरी बात आती है, इसमें भोजन ग्रहण करने की क्षमता होगी, मतलब इसमें पाचन की क्रिया होगी, इसमें पाचन होता है, जबकि इसमें पाचन की क्रिया
पाचन की क्रिया नहीं होती है। इसमें जो है वृद्धि होगी, जबकि इसमें वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको सजीव और निर्जीव में दोनों में अंतर जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और देखते हैं थोड़ा सा जंतु और पादप क्या है, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट हम आइए देखते हैं थोड़ा सा जंतु और पादप के बारे में। जंतु और पादप, आप जानते हैं कि जंतु अगर जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मनुष्य जो है वो क्या है, एक प्रकार का जंतु है। और पादप जो हैं वो, उनमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि जंतुओं से उन्हें अलग करती हैं। तो हम आइए डायरेक्टली जो है इनका डिफरेंस देख लेते हैं, दोनों में क्या अंतर है। कुछ प्रमुख अंतर थी हम देखेंगे और उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि पादप क्या है और जंतु क्या है। तो पहला पॉइंट जो होता है जंतु, जंतु जो है उसमें स्वतः गति होती है, गति होती है। इसमें आप देखेंगे स्वतः गति नहीं होती है। नॉर्मली आप देखते हैं कोई भी जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वतः जा सकता है, लेकिन अगर आप कहें कोई पौधा जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा, स्वतः नहीं जा सकता। उसको हम ले जा सकते हैं लेकिन वह गति जो है वह स्वतः गति नहीं कर सकता, उसको किसी की सहायता की ज़रूरत होती है। सहायता के द्वारा उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं, लेकिन स्वतः जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जा सकते। अब दूसरी चीज़ आती है कि कोई भी जंतु हो, सबकी एक लंबाई चौड़ाई जो है वो निर्धारित होती है। कि अगर कोई एक पौधा है, कोई एक जंतु है जैसे ह्यूमन बींग्स, उसमें एवरेज जो उनकी लंबाई होती है वो क्या होती है 5.5 या 5.7, 5.5 फुट या 5.6 फुट होता है। बहुत ज़्यादा लंबाई अगर होती है, या हाथी की भी जो ऊंचाई है या जो लंबाई है, जो मोटाई है, वो लगभग निर्धारित होती है। जितने भी जीव हैं, जितने भी जंतु हैं, सभी की ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई ये एक एवरेज के आधार पर देखा जाए तो लगभग निर्धारित होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वृद्धि, विकास, विकास निर्धारित होती है। यहाँ पर आप किसी पौधे को ये नहीं कह सकते कि इसकी लंबाई इतना ही होगा या इसकी मोटाई इतनी ही होगी। इसमें जो विकास होता है वह निर्धारित विकास निर्धारित नहीं होता है। ना ही इसकी लंबाई निर्धारित होती है और ना ही इसकी चौड़ाई निर्धारित होती है। अब आता है तीसरी बात, आप जानते हैं कि पादप और जंतु दोनों श्वसन की क्रिया करते हैं, दोनों श्वास लेते हैं, लेकिन दोनों में अंतर होता है। जंतु जो हैं वह श्वसन में क्या लेते हैं, श्वसन में ऑक्सीजन गैस, ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस लेते हैं। जबकि पौधे, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि पादप जो होते हैं वह श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड
डाई ऑक्साइड गैस लेते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं वह पूरी तरीके से जंतु को अलग और पादप को अलग करती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं, फोर्थ, वो है कि जंतु में पर्णहरिम का अभाव होता है। सबसे बड़ी बात जो होती है, हम मुख्य सबसे ये भी पॉइंट है जिसमें पर्णहरिम के आधार पर हम जंतुओं को पादप से अलग करते हैं। इसमें पर्णहरिम जो है जंतुओं में नहीं होता, जबकि पादप में आप देखेंगे तो पादप में पर्णहरिम पाया जाता है। अब बात आती है कि पर्णहरिम है क्या। पर्णहरिम जो है वर्णी लवक है, या इसे हम कह सकते हैं कि यह एक प्रकार का रंगा पदार्थ है। रंगा पदार्थ का मतलब रंग देने वाला। इसका सीधा सा अर्थ हुआ कि पर्णहरिम जो है वह एक प्रकार का रंग देने वाला पदार्थ है। और ये कौन सा रंग देता है? ये देता है हरा रंग, जिसके कारण पौधे कैसे होते हैं, चाहे उनकी पत्तियां हो, चाहे उनकी जो भी भाग होते हैं, कई फल भी जो हैं वह पहले हरे रंग के होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे परिवर्तन होता है और वो पीले या लाल या अलग अलग रंग के हो जाते हैं। लेकिन सबसे पहली बात जो होती है कि सभी में पर्णहरिम जो है वो पाया जाता है, जो क्या है, एक हरे रंग का पदार्थ है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हुए, कुछ महत्वपूर्ण अंतर हुए जो पादप और जंतु को एक दूसरे से अलग करते हैं। तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने सजीव निर्जीव के बीच में अंतर पढ़ा, और उसके आगे हमने आपको पादप और जंतु में अंतर, क्या प्रमुख अंतर है वो बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, वो है जैव विविधता। टॉपिक क्या है? जैव विविधता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी। तो स्टूडेंट्स, हमारे आसपास आपने बहुत सारे जीवों को देखा है, बहुत सारे जीव जंतु आपने देखे हैं, जिसमें कई सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम नॉर्मली नेक्ड आइज, मतलब खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जीव हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जिनको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते। उसके बाद कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जिनको हम खुली आंखों से, नंगी आंखों से जो है नहीं देख सकते। तो इन सभी को सम्मिलित कर लिया जाए तो लगभग आज के समय में अगर देखा जाए तो 17 से 18 लाख से भी ज़्यादा जीवों की खोज जो है वो हो चुकी है। तो आज के समय में 17 से 18 लाख से ज़्यादा जीवों की जो है खोज किया जा चुका है। और अगर देखा जाए, एक अनुमान के तौर पर बताया गया है कि लगभग 15,000 से भी ज़्यादा जीव की खोज हर साल होती है। मतलब नए जीवों की 15,000 से भी ज़्यादा नए जीवों की खोज हर साल हो रही है। और आज भी संख्या क्या है? 17 से 18 लाख। तो एक सामान्यता देखा जाए तो आज के समय में हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम बस देखते हैं, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनको हम देख भी नहीं सकते। तो अगर एक सामान्य तौर पर देखा जाए तो अगर आपके पास सभी जीवों को ला दिया जाए तो आप उनको आसानी से जो है पहचान नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा आप
पहचानेंगे तो 10, 20, 50 जीवों को आसानी से आप पहचान सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जीवों को जो है आप पहचान नहीं सकते। कई सारे जीव ऐसे हैं जो कि समुद्री जीव हैं, कई सारे ऐसे जीव हैं जो कि वन प्रदेश में रहते हैं, कई सारे जीव ऐसे हैं जो कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं। तो अलग अलग जो क्षेत्र हैं, सभी क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और सभी जीवों को हम एक तरह से अध्ययन जो है वह नहीं कर सकते। उसके लिए तो जैव विविधता का सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इसमें जैविक जो विविधता पाई जाती है, इसमें आप देखेंगे तो दो वर्ड आपको मिलेंगे। जैव का अर्थ होता है जैविक, विविधता मतलब कि बदलाव, परिवर्तन। जो भी चीजें हम देखते हैं उसमें कितनी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है, कहाँ? जैविक चीजों में। तो एक अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों में पाए जाते हैं। तो आगे देखा जाए तो कि बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो नए नए जो है खोजे जा रहे हैं, और उनमें अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अभी जैसे आप लोग देख रहे हैं कि एक नए वायरस जो है, वायरस की खोज हुई है, कोविड-19, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली दिख रहा है, और धीरे धीरे उसका प्रभाव जो है वह और बढ़ता ही जा रहा है। तो वो क्या है? वो भी एक प्रकार का नया जीव है। तो इतना ज़्यादा जीवों की जो विविधता है, जो इतने प्रकार के जीव हमारे आसपास पाए जा रहे हैं, उन सभी जीवों का अध्ययन हम एक साथ एक स्थान पे नहीं कर सकते। इसीलिए उन सभी जीवों को एक स्थान पर रखने के लिए एक विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती है, और उसी अध्ययन को सुलभ बनाने के लिए, सरल बनाने के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया था, वो है वर्गीकरण। तो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वर्गीकरण से रिलेटेड क्या टॉपिक्स है, क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली हमारे चैनल पर सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाएं, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में सुलभ हो, आसानी हो। सो थैंक यू वेरी मच।